प्यारे बच्चों, आज हम लोग कार्यपालिका के बारे में सीखेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए इस पूरे अध्याय को हमने दो भागों में बांटा है। आज भाग एक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका किस तरह कार्य करती है और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां क्या-क्या हैं और उनकी क्या वास्तविक स्थिति है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि कार्यपालिका क्या है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आपके विद्यालय के प्रशासन का प्रमुख कौन है, तो आप सबका जवाब होगा प्रधानाचार्य, क्योंकि विद्यालय से संबंधित जो प्रमुख निर्णय होते हैं वो प्रधानाचार्य ही लेते हैं। ऐसे ही किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख और उनमें तालमेल भी स्थापित कर सके। हर संगठन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने बड़ी-बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जरूर सुना होगा। ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनमें से कुछ अधिकारी नीतियों, नियम और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ और अधिकारी उसे संगठन में लागू करने का काम करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी यही बात सच है। सरकार में एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है तो वहीं दूसरी संस्था उसे लागू करने का काम करती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब हम कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों को समझने का कोशिश करेंगे। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है और कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सिविल सेवा के अधिकारी भी आते हैं, शामिल होते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज-रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। चलिए अब एक गतिविधि करते हैं। आपके सामने ये एक इमेज है जिस पे लिखा हुआ है सार्क, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और यहाँ जो आप झंडे देख रहे हैं ये सार्क के सदस्य देशों के झंडे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको किसी भी सार्क सम्मेलन या G7 देशों के बैठक का फोटो ढूंढना है। G7 देशों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ग्रुप 7 दुनिया के सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है। तो इस दोनों में से किसी एक का आप वो फोटो ढूंढें जब इनका सम्मेलन और बैठक हुआ था। अब आप उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्या आप बता सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने क्यों इस बैठक में भाग लिया, अन्य लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? अब हम कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। अब हम कुछ उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। और फ्रांस में
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है, पर उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अब हम रूस की बात करते हैं तो रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। वहीं जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र प्रधान होता है और चांसलर, मैं आपको बताता चलूं कि जर्मनी में प्रधानमंत्री को चांसलर कहते हैं, तो चांसलर सरकार का प्रधान होता है। अब हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। चलिए अब हम संसदीय व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, जो उस देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में संसदीय व्यवस्था चलती है। अब हम बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में कभी-कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन कई बार समस्या तब पैदा होती है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग-अलग दलों से होते हैं और ऐसी भी संभावना बनती है कि उनका आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अब हम भारत के संसदीय कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं को 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ पूर्व अनुभव था। इससे यह पता चला कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील भी हो और साथ ही उत्तरदायी भी हो। तो संसदीय कार्यपालिका की जगह हमारे पास एक और विकल्प था और वह था अध्यक्षात्मक सरकार का। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत भी मानती है। इसलिए अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि व्यक्ति पूजा का महत्व बढ़ जाएगा। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही उसमें व्यक्ति पूजा पर भी अंकुश लगे। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका और जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय संविधान में
औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, तो उनका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करता, बल्कि हमारे द्वारा निर्वाचित विधायक और सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। जहां तक राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का सवाल है, केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, और महाभियोग भी केवल तभी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन किया गया हो। राष्ट्रपति की शक्ति और उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। आप संविधान के अनुच्छेद 74(1) को अगर आप देखें, तो उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। साथ में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तविक कार्यकारी प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति को बहुत सारे विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। जैसे संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह उनका विशेषाधिकार है, और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करवाएं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। यह भी उनका विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य विशेष अवसर होते हैं जब राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहला अवसर तब होता है जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है, या कानूनी रूप से उसमें कुछ कमियां हैं, या जो फैसला उसके पास भेजा गया है वह देश के हित में नहीं है, तो वह हमेशा पुनर्विचार के लिए इसे वापस कर सकता है। दूसरी स्थिति ऐसी होती है जिसमें राष्ट्रपति अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। राष्ट्रपति अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग धन विधेयकों को छोड़कर संसद द्वारा पारित अन्य सभी विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है या उस पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। हालांकि राष्ट्रपति की वीटो की जो यह शक्ति है वह काफी सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को यदि दोबारा पारित कर दे जो पहले राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, और उसी रूप में वह पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए,
तो फिर राष्ट्रपति के पास कोई उपाय नहीं बचता, बल्कि उस पर उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ती है। फिर भी संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। वो जब तक चाहे तब तक अपने पास उस विधेयक को लंबित रख सकता है और जब भी चाहे उसे वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसलिए इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तीसरी स्थिति तब बनती है जब औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः नियम तो यह है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। यदि गठबंधन बनाने का प्रयास हो तो 2 या 3 नेता सामने आ जाएं और यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और वह प्रधानमंत्री बनाए जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना होता है कि किस नेता के पास बहुमत हो सकता है और कौन सरकार बना सकता है। 1989 के बाद भारत में कई सारे राजनीतिक परिवर्तन देखे गए, जिस कारण से राष्ट्रपति के पद का महत्व बहुत बढ़ गया। 1989 से 1998 तक 4 संसदीय चुनावों में किसी भी एक दल या किसी दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें, सरकार का गठन कराएं या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने की स्थिति में उसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर दिया जाए। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों है? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो और जो सांस्कृतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका होती है, परंतु जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब राष्ट्रपति पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ जाती है। अब एक गतिविधि करके देखते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री एक राज्य में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है कि वहां की सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही है, लेकिन राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन अपवाद स्वरूप ही लगाया जाना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कौन सा विकल्प बचता है? यह भी पता लगाइए कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो बच्चों, आज कार्यपालिका भाग 1 में हमने सीखा कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, भारत में संसदीय कार्यपालिका किस तरह कार्य करती है, और हमने यह भी सीखा कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं और उनकी वास्तविक स्थिति क्या होती है। यहां से आगे हम भाग 2 में सीखेंगे। धन्यवाद।